श्रोताओं बहुत बहुत नमस्कार। ऐसे तो गांव घर के लोग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत सारी बीमारियों की अवहेलना कर जाते हैं। उनको चूंकि गांवों में बहुत योग्य चिकित्सक नहीं उपलब्ध होते हैं और अगर उपलब्ध होते भी हैं तो कुछ आर्थिक समस्याओं के कारण विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह नहीं ले पाते हैं और नीम हकीम के खतरे में पड़ जाते हैं या फिर दवाओं की दुकानों से ऐसे ही कुछ दवा मांग लेते हैं। खास करके दर्द, सर्दी खांसी, पेट खराब होना इत्यादि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उनमें वो बहुत ज्यादा लापरवाही कर जाते हैं और वही बीमारियां आगे घातक हो जाती हैं। एक ऐसी समस्या है जिसमें अक्सर लापरवाही देखने को मिलती है, वो है चोट की समस्या या शरीर के किसी अंग में दर्द की समस्या। बहुत सारे दर्द होते हैं, बहुत तरह के दर्द होते हैं। उन दर्द के निवारण के लिए यूं तो बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारे हमारे घरेलू उपचार हैं, लेकिन एक नया तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी एक ज्यादा रिसेंट है, उसका ज्यादा अद्यतन है उसका विकास, वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के माध्यम से बहुत तरह की तकलीफों का निवारण हो जाता है और उसमें दवाएं नहीं लेनी पड़ती है, सिर्फ एक्सरसाइज और मालिश और शारीरिक स्पर्श के माध्यम से बीमारियों का इलाज होता है। ये फिजियोथेरेपी क्या है और ये किन किन बीमारियों के लिए उपयोगी है, आज इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में डॉक्टर त्र्यंबक पांडे जी हमारे साथ हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये फिजियोथेरेपी से क्या क्या लाभ उठाए जा सकते हैं। त्र्यंबक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। जी 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 जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो फिजियोथेरेपी होती है इसके माध्यम से क्या क्या कार्य किए जाते हैं, क्या क्या क्रियाएं हैं इस फिजियोथेरेपी की? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फिजियोथेरेपी होता है, ये फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है कि जो ड्रगलेस थेरेपी है। बिना मेडिसिन का मरीज को ठीक करने की जो प्रक्रिया है ये फिजियोथेरेपी के माध्यम से होता है। और इसमें जो है आप एक्सरसाइज, इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल करके और मरीज को हम चलने में या दर्द के निवारण में काम करते हैं इसमें। और बेसिकली इसमें आप अभी बात कर रहे थे कि दर्द होता है कहीं भी अगर कुछ ऐसा, तो उसमें जनरली लोग मेडिसिन गांव देहात में लेते हैं और वो आगे चल के प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता जाता है, समस्या कहीं न कहीं गंभीर आगे चल के हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, राय दूंगा कि वो घर पे एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी किसी नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और उनसे राय लेकर अपना वो एक्सरसाइज करें और फिजियोथेरेपी कुछ दिनों तक कराएं। जैसे अब घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है या फ्रोजन शोल्डर है, कंधे का दर्द या जकड़न है, एड़ी का दर्द है, किसी भी प्रकार का इस तरह का अगर दर्द हो रहा है तो वो बहुत लंबे समय तक दवा खाएंगे। जब दवा खाएंगे उनको आराम लगेगा, फिर उसके बाद दवा छोड़ेंगे, फिर उनको पेन होगा, फिर वो दवा खाएंगे। लंबे समय तक दवा खाते खाते ऐसा होगा कि उनका घुटना ठीक हो या ना हो, ये तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरी कोई उससे एसेसरी प्रॉब्लम, कोई न कोई एडवर्स इफेक्ट की वजह से कोई दूसरी समस्या उनको शरीर में उत्पन्न हो जाए। हाँ। जिसका सामना करना बड़ा मुश्किल हो सकता है और महंगा भी पड़ सकता है। जी। तो उससे बेहतर ये है, पता लगता है कि दवा ही रेजिस्ट कर गई और उसके बाद दवा जी दवा ही, और वो कहीं न कहीं उसका एडवर्स इफेक्ट किडनी पे, लंग्स पे, हार्ट पे आना ही आना है और वो ज्यादा लंबे समय तक थोड़ा सा सुटेबल नहीं रहेगा उनके लिए। तो ये बताया डॉक्टर साहब कि ये जो फिजियोथेरेपी है जी, इसमें आपने बताया कि एक तो जो मालिश है या फिर सिकाई है या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी आती है। ये इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होती है डॉक्टर साहब? इलेक्ट्रोथेरेपी बोला तो जैसे इसमें हमारी मशीनें आती हैं, जैसे टेंस हुआ, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर, मसल स्टिमुलेटर हुआ, अल्ट्रासोनिक थेरेपी होता है, शॉर्ट वेव डायथर्मी होता है, ट्रैक्शन होता है, IRR होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन और लेजर वगैरह बहुत सारी मशीनें इसमें आती हैं इलेक्ट्रोथेरेपी से रिलेटेड, जो कि हमें
जस्ट लाइक पेन किलर का काम करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में सहायता प्रदान करती हैं। जैसे पैरालिसिस का पेशेंट है, उसको अगर हम एमएस अगर इस्तेमाल करते हैं उसमें, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ता है और मसल को पावर मिलता है मोटर पॉइंट पे लगाने से, जिससे मरीज थोड़ा सा जल्दी ठीक हो जाता है। और साथ में एक्सरसाइज तो बिल्कुल मस्ट है, करना ही करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ खास खास बीमारियों की बात करें हम जी। तो जैसे फ्रोजन शोल्डर होता है, जो हाथ ऊपर नहीं उठ पाता है लोगों का और घुमाने में बहुत दिक्कत आती है। इस तरह की जो समस्या आती है, इसका फिजियोथेरेपी से कैसे निवारण करते हैं? इसका फिजियोथेरेपी से ही बेस्ट निवारण होता है। इसमें जो है अगर फ्रोजन शोल्डर है पेशेंट को, तो इसको कहीं न कहीं एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। जो कैप्सूल होता है हमारे शोल्डर में, उसमें एडेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, टेंडरनेस कहीं न कहीं उसमें जनरेट होता है, जिसके वजह से सूजन हो जाती है अंदर। जी, जिसके वजह से पेशेंट को हाथ उठाने में, कपड़े पहनने में, निकालने में बड़ी काफी कठिनाइयां और देखा गया कि जो महिलाएं होती हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, उनको कपड़े बदलने में, बाल झाड़ने करने में, ये सब बहुत समस्याएं होती हैं। तो इसको कैसे फिजियोथेरेपी के माध्यम से ठीक करते हैं? तो इसमें फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक थेरेपी, जो कि हमारे टेंडरनेस को, पेन को, स्वेलिंग को कम करता है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ में उनको मैं एक्सरसाइज पे विशेष जोड़ देता हूं कि वो मेरे पास भी करें और घर पे भी एक्सरसाइज करें। क्योंकि अगर कोई भी चीज अगर इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग है अंदर और एक तरह से मतलब मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है सही से, तो उसमें जब वो एक्सरसाइज करेंगी तभी कंधा खोलेगा। दूसरा कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है को खाने के बाद कंधा खुल जाएगा ऑटोमेटिक। वो जो रेंज ऑफ मोशन कम हो गया है, उसको बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज का सहयोग लेना ही लेना है। अच्छा, एक कंधे के बीच की स्थिति आती है, कंधे के दोनों कंधों के बीच में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात करते हैं। उसके लिए लोग दवा लेते हैं, गले में कॉलर लगाते हैं और तमाम तरह की इलाज कराते हैं। इसमें कितना फिजियोथेरेपी सहायक होता है? फिजियोथेरेपी काफी कारगर है इसमें। और आजकल जो हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, कंप्यूटर पर मैक्सिमम टाइम बैठना, जरके मूवमेंट भी हो रहा है, गर्दन लटका के हम बहुत लंबे समय तक कोई काम कर रहे हैं, लिखना पढ़ना या कुछ भी ऐसा, तो उसमें जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना जो है ज्यादा हो जाता है। और इसमें होता है क्या, मोस्टली देखा गया है कि C5, 6, 7 जो हमारी वर्टेब्रा है, उस पर वहां पे नर्व कंप्रेशन अक्सर करके होने लगता है और उसके वजह से ब्लड का सर्कुलेशन जब सही से पास नहीं होता है, तो चक्कर आना, हैवीनेस, भारी होना, दर्द होना, ये सारी सिम्टम्स दिखने लगती है। और इसमें फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम वहां की जो मांसपेशी कमजोर हो जाती है सर्वाइकल की, आइसोमेट्रिक वगैरह एक्सरसाइज करा के मैं मांसपेशी को मजबूत करने का काम, और साथ साथ में मशीन की मदद से, इलेक्ट्रोथेरेपी की मदद से सिकाई करके और ट्रैक्शन वगैरह दे के, थोड़ा सा जैसे अगर वर्टेब्रा के बीच का मार्जिनल स्पेस कम हो रहा है तो वो सब ट्रैक्शन वगैरह दे के मैं खींच के उसको सही करने का प्रयास करता हूँ और आराम मिलता है। जी, मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार होता है कि कमर में दर्द बहुत ज्यादा होता है, कभी किसी एक्सीडेंट के कारण या गलत तरीके से सोने के कारण कमर बहुत दर्द होता है। यूं तो महिलाओं को ये कुछ ज्यादा ही होता है क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति को भी अगर कमर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए फिर फिजियोथेरेपी क्या करती है? अगर सामान्य व्यक्ति को दर्द हो रहा है, दर्द तो किसी को भी हो सकता है, और खासकर ये जो कमर का दर्द है वो जरके मूवमेंट और बहुत ज्यादा झुक के काम करने की वजह से ज्यादा संभावना रहता है होने का। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज मरीज को बताना होगा कि आप झुक के बहुत ज्यादा कोई काम न करें। खासकर महिलाओं का जो है, वो महिलाएं तो गांव घर की जो भी हैं घरेलू महिलाएं, उनको तो झुक के ही अक्सर काम करना होता है, तो इसलिए उनके में बहुत संभावना रहता है कि पेन हो ही जाएगा। और दूसरी चीज जो ऑफिशियल है, वो प्रोलॉन्ग सीटिंग की वजह से उनको जो है ये समस्या हो जाता है कि कमर में दर्द होना ऑब्वियसली वो हो जाता है। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि उनको हम एक्सरसाइज जो है, सबसे पहले तो बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज अपने रूटीन में डेली आप करें। स्पाइनल एक्सटेंशन वगैरह और सारी एक्सरसाइज है इसमें हमारी, जो कि हम उनको गाइड करके एक्सरसाइज कराते हैं।
और इलेक्ट्रोथेरेपी का भी हेल्प जरूरत पड़ता है तो लेते रहते हैं बीच में। उसमें फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है। ये तो हुई कमर की बात जी। कमर से अगर नीचे आते हैं तो घुटने और तलवे जी, इनमें दर्द बहुत सामान्य हो गया जी है। जी जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तलवों में दर्द होने लगता है और बहुत सीवियर पेन होता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और घुटने तो इतना ज्यादा दर्द करने लगते हैं कुछ लोगों को कि वो खिसट के चलते हैं। जी। तो इसमें क्या फिजियोथेरेपी की दृष्टि से कुछ लाभ संभवित है? जी जी, बिल्कुल लाभ होता है। और जो घुटने का दर्द है वो ज्यादातर होता क्या है सर कि 40 के बाद डीजेनरेटिव चेंजेस हमारे बॉडी में और ज्वाइंट में चालू हो जाती हैं। जी जी। जो भी हमारे ज्वाइंट हैं उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस 40 के बाद चालू हो जाती हैं। तो उसमें घुटने में जो कार्टिलेज हमारे होते हैं वो घिसने लगेंगे, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो सूखने लगेंगे 40 के बाद, लिगामेंट वगैरह भी कमजोर थोड़े थोड़े, ये सारी चीजें डीजेनरेटिव चेंजेस होने की वजह से इस ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, जिसको हम गठिया बोलते हैं, उसकी संभावना बढ़ जाती है होने की। अब इसमें समय रहते अगर हम 40 के बाद जो है या 40 से या और पहले भी करना चालू कर दें, एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक वगैरह और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीजें हम करना चालू कर दें तो संभवतः जो समस्या हमको 50 में आना है वो हो सकता है 60 में आए, 65 में आए। तो एक तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम पहले चाहे तो कर सकते हैं। अगर हो गया, नहीं जानकारी था फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज के बारे में, तो अगर हो गया है, जब हो गया तब भी वो मिलेंगे तो हम फिजियोथेरेपी अगर कराते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से या एक्सरसाइज जो भी कराएंगे उससे उनको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% रिजल्ट मिल जाए, लेकिन बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जी, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हुआ शरीर के दर्द के विषय में आपने जो बताया। ये कई बार ये भी होता है कि छोटे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जिसको मानसिक रूप से थोड़ा कम विकसित होते हैं, उनके लिए भी आप एक्सरसाइज कराते हैं, उनको भी मेंटली मजबूत करने का प्रयास करते हैं। ये कैसे होता है डॉक्टर साहब? सर, जैसे जो बच्चे छोटे होते हैं, जैसे सेरिब्रल पाल्सी के हो गए, ऑटिज्म है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तमाम ऐसे छोटे बच्चों में बीमारियां होती हैं। तो ये अक्सर करके देखा गया है कि छोटे जो बच्चे होते हैं, मदर को कुछ प्रॉब्लम प्रेगनेंसी पीरियड में हो गया तो उससे भी बच्चों में ये इफेक्ट हो जाता है। ब्रेन डेवलपमेंट है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, उसके कारण डेवलपमेंटल ब्रेन का जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है प्रॉब्लम। और ये अक्सर ये भी देखने को मिला है कि बच्चा पैदा हो रहा है तो रोया नहीं, हाइपोक्सिया हो जाता है, ब्रेन में लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन होता है, उसके वजह से भी सेरिब्रल पाल्सी वगैरह हो जाता है। तो जब बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर अगर है तो उसमें हम एक्स्ट्रा इफर्ट करके एक्सरसाइज करा के उसके मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करते हैं। और अगर स्पास्टिक है तो स्पास्टिसिटी को स्ट्रेचिंग करा के कम करने का काम हम करेंगे। तो उसमें भी उनको फायदा बहुत ज्यादा बच्चों को भी मिलता है। यानी कि जो बच्चे अगर मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हैं, जी, शारीरिक का विकास कम हुआ है, शारीरिक रूप से चलने फिरने में या और कार्य करने में उनको समस्याएं हैं, तो वो फिजियोथेरेपी का अगर बेहतर उनको रिजल्ट मिलेगा उससे। बाकी इलाज जो इलाज है मेडिसिन वो चलता है, जो उनका चल रहा है वो तो मेडिसिन बिल्कुल है। लेकिन साथ साथ में वो फिजियोथेरेपी कराएं जिससे कि उनकी जो भी मसल्स की प्रॉब्लम है, शारीरिक कमजोरी कहाँ है, वो चीजें एक्सरसाइज से ही मेंटेन होगी। बाकी मेडिसिन वो अपना खाते रहें समय से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी समस्या देखने को मिलती है कि कुछ लोगों को हाई बीपी की समस्या रहती है और बीपी के कारण उनको पैरालिटिक अटैक हो जाता है। कुछ शरीर का हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है, उनको फिर जीवन कठिन हो जाता है। और भले दवाएं उनको दी जाती है, लेकिन डॉक्टर्स भी वो सजेस्ट करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कराएं ताकि आपके जो अंग शिथिल पड़ गए हैं वो फिर से एक्टिव है। ये कैसे, इसमें क्या क्या किया जाता है? इसमें ये होता है कि स्ट्रोक की वजह से हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया जो भी चीजें हो रहा है या क्वाड्रिप्लेजिया जो भी है, इसमें अगर वन साइडेड अगर पैरालाइज हो गया, हेमीप्लेजिया हो गया, तो देन उसमें ये होता है कि उनका जो मेडिसिन चल रहा है, न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन जिसके भी देख रेख में उनका मेडिसिन चल रहा है, वो मेडिसिन चलाते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर का जो प्रॉब्लम है वो मेडिसिन ही ठीक करेगा, वो फिजियोथेरेपी अंदर का चीज नहीं ठीक करेगा। लेकिन जो उनकी
मसल का पावर जो है कम हो गया है, उसको बढ़ाने के लिए तो एक्सरसाइज उनको करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज, और जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, मसल स्टिमुलेटर वगैरह मशीन हम लगाते हैं, जिससे कि उनका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह उस एरिया में प्रॉपर मेंटेन हो, मसल को पावर मिले, और साथ साथ में एक्सरसाइज उनको कराया जाता है जिससे कि उस पार्ट में उनके ताकत आए। अगर वो बैठ नहीं पा रहे हैं तो बैठना चालू करें, खड़ा होना, चलना चालू करें, और इससे उनको बड़ा बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। कि आप देखे होंगे, पैरालिसिस की बात आपने कर दिया, तो पहले आप देखे होंगे आज के 20 साल 25 साल पहले जिसको पैरालिसिस होता था वो ज्यादातर बेड रिडन रहते थे, 10 साल 5 साल 15 साल जिंदा रहते थे। लेकिन व्हील चेयर पे, बेड पे बैठे बैठे उनका सारा काम होता था, जो भी है उनका दिनचर्या जो भी रहा वो बेड पे ही होता था, चल फिर नहीं पाते थे। लेकिन आज के डेट में आप नोटिस करिएगा कि जितने भी पैरालिसिस के हैं मैक्सिमम, अब वो तो थोड़े बहुत केस तो रियली एक्सेप्शन आ जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस आप देखिएगा कि वो पेशेंट जो है 2 से 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में चलना चालू कर देते हैं, चलना वो, और अपना डेली, यानी कि इसमें फिजियोथेरेपी बहुत कामयाब है, बहुत ही आज के डेट में बहुत कारगर फिजियोथेरेपी साबित हो रहा है, और आने वाले टाइम में इसका डे बाय डे इसको बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी 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 जी, जो डॉक्टर साहब आपने जो बातें बताई वो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी होगा कि एक्सरसाइज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और ऐसी बीमारियां जिनमें दवाएं तो अपने अंदर से असर करती होंगी, लेकिन उस असर को 100% लाने में या मैक्सिमम उसका लाभ लेने में फिजियोथेरेपी बहुत लाभदायक हो सकती है। चलते चलते डॉक्टर साहब क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं से कि वो अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? मैं यही कहूंगा कि अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं वो तो व्यायाम पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि स्वस्थ रहना है तो व्यायाम करना बहुत जरूरी है। और अगर उनको बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो बहुत मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, वो व्यायाम पे विशेष ध्यान। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। प्रकृति के साथ जीने की आवश्यकता है, प्रकृति के अनुरूप जिए, प्रकृति जो चीज उपलब्ध कराती है उसका सेवन करें और उसके अनुरूप अपना लाइफ स्टाइल अपनाएं, तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहेंगे और ज्यादा समय तक जीवित भी रहेंगे और जीवन का लाभ उठा पाएंगे। बिल्कुल सर। तो डॉक्टर त्र्यंबक पांडे, आपने फिजियोथेरेपी के विषय में इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।